अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम अर्थमेटिक के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विल बी परसेंटेज। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां से क्लासेस ड्रॉप मत कीजिएगा, क्योंकि ये कनेक्टिंग टॉपिक है। परसेंटेज कनेक्ट होगा आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से, ये कनेक्ट होगा आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस से, वो कनेक्ट होगा आपका एलिगेशन मिक्सचर से। तो ये चारों टर्म्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आपके क्लासेस मिस ना हो। और दूसरी चीज, एलिगेशन मिक्सचर एक ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिक का जिसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को एलिगेशन मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाता है, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क भी आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आता है। ठीक है, इवन आपका सीआई और एसआई के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं कि अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम परसेंटेज का मतलब समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, देखो, परसेंटेज का एक्चुअल मतलब होता है, अगर मैं इसको किसी भी चीज से मतलब कंपेयर करने की सोचूं, ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डेनोमिनेटर की वैल्यू 100 होगी, जिसके डेनोमिनेटर की वैल्यू 100 होगी, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू 1/100, इट इज इक्विवेलेंट टू 1/100। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1/100। अब जैसा कि मैंने अभी वर्ड यूज किया फ्रैक्शन, तो अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो शायद आप इसको भिन्न कहते होंगे। फ्रैक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो a अपॉन बी में रिप्रेजेंट होता है, और जहां पे a आपका न्यूमरेटर होता है और b आपका डेनोमिनेटर होता है। a आपका न्यूमरेटर होता है और b आपका डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सबसे पहला जो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसलिए कर लेते हैं कि ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि कभी कभी एग्जाम में ना ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी हमें प्रॉब्लम्स कर जाते हैं, क्योंकि इनके बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ पूछ लिए जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। इनके बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज आपको एक टेबल बनाकर मैं दे रहा हूं, उस टेबल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए, प्रैक्टिस क्या करनी है, देखो, पहला 100% को इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखोगे तो 1 लिखा जाएगा। 150% को लिखोगे तो 3/2 लिखा जाएगा। 200% को लिखोगे तो 2 लिखा जाएगा। 90% को लिखोगे तो 9/10 लिखा जाएगा। 80% को लिखोगे तो 4/5 लिखा जाएगा। 70% को लिखोगे तो 7/10 लिखा जाएगा। 60% को अगर लिखोगे तो 3/5 लिखा जाएगा। 50% को लिखोगे तो 1/2 लिखा जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 40% को लिखोगे तो ये आपका 2/5 होगा। 30% को अगर आप सॉरी, ये 10 क्वेश्चन 10 सीक्वेंस नंबर है। 30% को आप लिखोगे तो ये 3/10 लिखाएगा। 20% को अगर आप लिखोगे तो ये 1/5 लिखाएगा। 10% को अगर आप लिखोगे तो ये 1/10 कहलाएगा। ठीक है, अब बीच के कुछ रैंडम वैल्यू देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 75% का बहुत जनरली यूज होता है, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये 3/4 कहलाएगा। 25% की बात करें तो ये 1/4 कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक वैल्यूज और भी यूज होती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में देखा जाता है, 66 होल 2/3%।
जो कि आपका 2/3 के बराबर होता है। 33 होल 1/3%, ये आपका 1/3 के बराबर होता है। 87 होल 1/2%, ये 7/8 के बराबर होता है। 62 होल 1/2%, ये आपका 5/8 के बराबर होता है। ठीक है। 37 होल 1/2%, ये 3/8 के बराबर होता है। 12 होल 1/2%, ये आपका 1/8 के बराबर होता है। 6 होल 1/4%, ये आपका 1/16 के बराबर होता है। 5%, ये आपका 1/20 के बराबर होता है। 4%, ये आपका 1/25 के बराबर होता है। और लास्ट एक लिख लीजिए, 6 होल 2/3% अगर रहा तो वो आपका 1/15 के बराबर होता है। ठीक है। ये टेबल थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इस टेबल की हेल्प हमें बहुत ज्यादा आगे जाके मिलती है। खासकर सिंप्लीफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो उस समय हमें बहुत ही आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, इस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें कितनी आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर हमें इनका कन्वर्जन पता है तो। नोट कर लेने के बाद आप ओके का साइन दे दीजिएगा मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि इसका कितना अच्छा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 66 होल 2/3% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 60% ऑफ 40। अगर मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट रहूंगा, अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं करूंगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं से मल्टीप्लाई करूंगा तो 198 में जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 200/3 और मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसको लिखूंगा 60/100 मल्टीप्लाई बाय 40। दोस्तों ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो इससे, एक जीरो इससे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6, ये 3 इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा, अपन को वैल्यू मिल जाएगी कितना, अच्छा सॉरी, और एक 4 भी है ना, यहाँ पे 4, तो अपन को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको काट लीजिए 3 बार में, तो अपन को 36 वैल्यू मिलेगी। ठीक है। और अगर मुझे इतना नहीं लिखना होगा तो मैं डायरेक्टली कितना अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अभी आपने देखा होगा इसकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्टली बताई थी कि 2/3 होता है। सीधा सीधा 2/3 लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाय एक्स। और बरखुरदार, जब ये 100 टूटेगा तो जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे ही 24 होगा। कट कर लो, कितने टाइम्स जा रहा है, 12 टाइम्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो ये लिखना ज्यादा आसान है कि इतना लिखना ज्यादा आसान है। कोशिश ये करना है कि हमें क्वेश्चंस को बहुत कम, सॉल्यूशंस के समय बहुत कम लिखना हो, ये आप पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम यहां से कुछ कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे और उसी को इंप्लीमेंट करके उसके एग्जांपल्स भी लगाते चलेंगे। ठीक है ना, कुछ भी हम बेसिक्स नहीं छोड़ेंगे ताकि हमें आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हॉट वन में आपको पहला कॉन्सेप्ट लिखना है कि अगर लिखा हुआ है y% ऑफ x, तो ये जो डाटा इक्विवेलेंट होता है, ये इक्विवेलेंट होता है xy/100 के। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि कोई भी चीज इंक्रीज कर रही है इन अ परसेंटेज, तो भाई मेरे वो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100
अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू। और सिमिलरली अगर कोई चीज डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो डिक्रीज मल्टीप्लाई बाय 100, अच्छा सॉरी यहाँ पे परसेंटेज साइन होगा, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू और ये परसेंटेज। और एक क्वेश्चन और देखा जाता है, बहुत अभी के टाइम में इनकी ट्रेंडिंग चल रही है, एरर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एरर परसेंटेज। तो भाई इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको एरर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरर अपॉन में रॉन्ग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इनके दो फॉर्मूले पॉसिबल, ठीक है। अब ये आपके स्क्रीन के सामने में कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई अगर कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ने वाले वैल्यू को कंपेयर किससे करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है, कि भाई वो कितना बढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, मैं एक एक का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं बताऊं कि कोई भी चीज मान लीजिए 50 रुपए की है, ठीक है, अब उसकी वैल्यू 10 रुपया बढ़ गया है, तो मुझे जल्दी सा बताओ कि कितना परसेंट बढ़ा। अगर कोई की किसी भी चीज की ओरिजिनल कीमत 50 रुपए है और उसकी 10 रुपए कीमत बढ़ गई है, तो कितना परसेंट उसकी वैल्यू बढ़ी है, 20% बढ़ा है। बहुत सही, कैसे निकाला, इंक्रीज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो भाई क्लियरली दिख रहा है, दो बार में जाएगा तो 20% इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि 75 कोई भी प्राइस था और इसका 15 रुपया डाउन हो गया, तो बताओ कितना डिक्रीमेंट हुआ। मान लीजिए 75 रुपया किसी भी ऑब्जेक्ट का प्राइस है, ठीक है, और उसके बाद 15 रुपया उसका रेट डाउन हो गया, तो कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ, 20% होगा। भाई 15 लिख के अपॉन में 75 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में, तो 20% का डिस्काउंट, मतलब अपन ने क्या किया, डिक्रीमेंट किया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। अब मैं इनके टाइप्स के सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दिखा देता हूं, स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसा होगा। पहला क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए, हाउ मच परसेंट ऑफ 60 इज 50, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट इज द नंबर 80 लेस देन 120। फर्स्ट का आंसर 30 आएगा, ओके। अच्छा आपने लास्ट क्वेश्चन का कुछ बताया क्या, ओके। फर्स्ट का 83.33 होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है। हाउ मच परसेंट, कोई भी चीज का परसेंटेज बोला है, मतलब x% का मतलब x अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू कितना, 50। तो भाई यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, सॉरी 50 गुना 100 बटा में 60। अब सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट,
ये 3 से काट लो और ये 25 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो गई 250 अपॉन में 3, और 250 अपॉन 3 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यू गॉट 83.33%। और जब आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इनका पूछ रहा है कितना लेस, तो मतलब 40 लेस। ओरिजिनल वैल्यू क्या है अपनी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 120 मल्टीप्लाई बाई कितना 100, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा तो वैल्यू कितनी होगी 33.33%। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन आपका एरर वाला था वो भी देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, अ डिसऑनेस्ट traders claims that he sells article at cost price, but instead of 1 kg he uses 960 gram weight. Calculate profit percent. अब यहां पे देखो, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस पे जाए, जो कॉन्सेप्ट पे हमें फॉर्मूला बताया गया था उस पे अगर जाए तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे इसमें। एक फॉर्मूला बताया था कि भाई एरर अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू माइनस एरर कर लो, या एरर अपॉन में डायरेक्टली रॉन्ग वैल्यू कर लो। तो भाई एरर कितने का आ रहा है, 1 kg बोल के 960 ग्राम दे रहा है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम बोलकर वो 960 ग्राम दे रहा है। तो एरर कितने का आ रहा है, एरर आपका 40 ग्राम का आ रहा है, तो मतलब 40 लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा एरर वैल्यू है कौन, एरर वैल्यू जो रॉन्ग वैल्यू है वो रॉन्ग वैल्यू है कौन, तो रॉन्ग वैल्यू जो है वो आपका 960 है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे 40 अपॉन में 960 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये गया 24 टाइम्स में। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 बटा में 6, मतलब 6 होल 1/4% इसका आंसर होना चाहिए। उल्टा लिख दिया शायद मैंने, 4 होल 1/6% इसका आंसर होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के ऊपर, मैं पूरा आपको लिख कर तो नहीं दे रहा, बस यहीं पे करेक्शन कर देता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा रहे कि 960 ग्राम की जगह 840 ग्राम दे रहा है, तो जरा मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। अगर 960 ग्राम की जगह वो 840 ग्राम दे रहा है तो आंसर क्या होगा। 19.04, चलिए चेक कर लेते हैं। एरर कितने का आएगा 160 का, अपॉन में 840 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कट गया, 4 से काटोगे ये 4 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 400 बटा में 21 डिवाइड कर लो, एक टाइम जाएगा 21, तो यहाँ पे 190 बचा। 8 टाइम डिवाइड करोगे 9 टाइम हो जाएगा क्या, हाँ 9 टाइम हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 119, 189.1 बचेगा। कुछ तो कटेगा नहीं, जीरो, फिर जीरो जीरो लगा लो तो करीबन 4 टाइम्स 19.04 आंसर होगा। 19.04% इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 30% ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ बी प्लस ए, देन ए इज टू बी की वैल्यू निकालिए, देन ए इज टू बी कितना होगा। बताएं, अगर 30% ऑफ
बी माइनस ए इज इक्वल टू 18% ऑफ बी प्लस ए अगर हमें पता है तो इस कंडीशन में हम ए इज टू बी की वैल्यू क्या बताएंगे? चलिए मैं इसके लिए आपको ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आप ऑप्शन भी यूज कर पाए। फर्स्ट ऑप्शन है 4:1, सेकंड ऑप्शन है 1:4, थर्ड ऑप्शन है 5:4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5:9। A 4:1. Okay. What's about other? देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख चलिए 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं। 3/10 बी माइनस ए इज इक्वल टू 18% को अगर हम लिखना चाहें तो 9/50 लिख सकते हैं। बी प्लस ए, यहां से आप सॉल्व कीजिए, ये 5 टाइम्स में कट होगा, इससे इसको कटिए 3 टाइम्स में कट होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 5 इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 इंटू बी प्लस ए। You got 5b minus 5a and 3b plus 3a. You got 2b is equal to 8a। क्वेश्चन में a is to b मांगा है तो a को इधर रहने दीजिए, अपॉन में b कर दीजिए, ये 2/8 होगा। यानी बेटा a is to b की वैल्यू 1:4 होगा। इसका आंसर b सही है, ना कि a। ये गलत आंसर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो साथ में वैल्यू होता है वो उसके अपोजिट में जाता है। जनरली बच्चा इस स्टेज पे पहुंच के सोच लेता है कि ये कट गया होगा, तो ये एक्चुअली b इज इक्वल टू 4a है, तो हम यहाँ से आंसर दे देते हैं कि 4:1 आंसर होना चाहिए हमारा। ये गलती ना करें, एक स्टेप लिख लें अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। और अदरवाइज हमेशा ध्यान रखिए कि a के साथ वाला b को रिप्रेजेंट करता है और b के साथ वाला a को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, आप उसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है 90% ऑफ A is equal to 30% of B एंड B is equal to, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो B है वो X% ऑफ A है, तो X की वैल्यू बताएं कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है 800, 700, 300, 400। 300, बहुत सही। देखिए अगर हम इसको यहां से रिजॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 9/10 इंटू ए इज इक्वल टू 3/10 इंटू बी। 10 से 10 कट गया, यहाँ से इसको काट दीजिए। b की वैल्यू एक्चुअली कितनी मिल रही है आपको, 3a मिल रहा है। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, 3a इज इक्वल टू x/100 इंटू ए से a एलिमिनेट कर दीजिए, x की वैल्यू आपको 300 मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है आपके लिए, इफ 120% of A is
इक्वल टू 80% ऑफ बी, ध्यान रखिएगा 120%, 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। देन आपसे पूछा गया है कि b प्लस ए और b अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है 5, 6, 7, 8। 5, बहुत सही। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 120 अपॉन 100, ए इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 बी। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो ये सॉरी 40 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में जाएगा, 40 से कैंसिल करोगे 2 टाइम्स में जाएगा। यहाँ से अभी मैंने बोला था जो ए के साथ होगा वो बी की वैल्यू बता रहा होगा, तो बी तुम्हारा 3 है, और जो बी के साथ होगा वो ए की वैल्यू बता रहा होगा, इसकी वैल्यू 2 है। ऊपर में जोड़ना था जोड़ दीजिए, नीचे में घटाना है घटा दीजिए, आंसर 5 होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सैलरी बेस्ड बोल सकते हैं, या हम उनको दूसरे टर्म में कहें तो कंपैरिजन बेस्ड होता है, एक दूसरे के ऊपर कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन बेस्ड होता है, ठीक है। किसी की एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल पहले मैं कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करूंगा या समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम नाम का कोई लड़का है और श्याम नाम का कोई लड़का है, दो लड़के हैं, एक राम नाम का लड़का और एक श्याम नाम का लड़का है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि श्याम की सैलरी से राम की सैलरी, श्याम की सैलरी से राम की सैलरी 40% ज्यादा है। ध्यान रखिएगा पूरे परसेंटेज के टॉपिक में अगर मैंने एरो साइन ऊपर लगाया मतलब वो इंक्रीज कर रहा होगा, और एरो साइन मैंने नीचे लगाया उसका मतलब डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये कंफ्यूजन आगे ना हो, अगर ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज होगा, नीचे आ रहा है तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 40% ज्यादा है, ठीक है। तो बताएं कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा। राम की सैलरी श्याम की सैलरी से कितना परसेंट, सॉरी उल्टा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये बोला श्याम की सैलरी के रिस्पेक्ट में राम की सैलरी 40% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम की सैलरी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट कम होगा। श्याम की सैलरी को कंपेयर किससे करना है, राम की सैलरी से कंपेयर करना है कि भैया उसकी सैलरी कितना परसेंट कम है, ठीक है। अब दोस्तों देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है, आपको बहुत सिंपल तो बता रहा हूं। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा जाए तो गिवन में, गिवन कंडीशन में, ठीक है, राम की सैलरी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, श्याम के ऊपर डिपेंड कर रही है। श्याम की जितनी भी सैलरी होगी उसका ये 40% ज्यादा है, ठीक है। राम की सैलरी डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, श्याम के ऊपर। तो आप श्याम को 100 मान लो कि श्याम की सैलरी 100 रुपीज है, ठीक है, या 100% जो मानना है। तो राम 40% ज्यादा है, मतलब राम कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, क्योंकि वो 40% ज्यादा था तो 140 हो गया। अब कह रहा है कि श्याम कितना कम है, और श्याम को कंपेयर किससे करना है, राम से कंपेयर करना है। तो पहले निकालो डिफरेंस वैल्यू, तो डिफरेंस वैल्यू कितना आएगा, 40 का, ठीक है। क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा गया है तो ये वैल्यू कंपेयर किससे करनी है, राम के सैलरी से, ये वैल्यू कंपेयर किससे करनी है, राम की सैलरी से। तो अपॉन में कितना आएगा, 140 मल्टीप्लाई बाय बच्चा 100। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 200 बटा में 7, ठीक है। कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लीजिए, 7 7 दूनी 14, 6 जीरो 8 7 56 4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो अभी एक बात दिमाग में आती है, जनरली जब हम इनिशियल स्टेज पे रहते हैं तो एक बात दिमाग में आती है कि सर जब ये 40% ज्यादा है, जब ये बंदा 40% ज्यादा है
तो ये 40% कम होना चाहिए। इसमें सॉल्यूशन करने वाली कौन सी बात है, हम सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं। तो बच्चा ध्यान रखना, वो डाटा अगर परसेंटेज में नहीं है, अगर वो डाटा परसेंटेज में नहीं है, कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर राम के पास जो भी पैसे वो श्याम से 40 रुपए ज्यादा है, श्याम से 40 रुपए ज्यादा, मैंने परसेंटेज की बात नहीं की, सिर्फ एक क्वांटिटी की बात की कि 40 रुपए ज्यादा है। तो मान लो श्याम 100 रुपया होगा तो राम 140 रुपया होगा, ठीक है। तो ये कम कितना है, तो कम करने की बात करोगे तो क्योंकि एक नॉर्मल क्वांटिटी है बेटा, तो ये डायरेक्टली माइनस होगा और आपका आंसर 40 रुपया ही आएगा। लेकिन हमारा आंसर आंसर किस चीज में लाना था, हमें परसेंटेज में लाना था। क्वेश्चन किस चीज में पूछा था, परसेंटेज में पूछा था। इसलिए ये कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होता। ये नहीं बोलोगे कि 40% बढ़ रहा है इसका मतलब 40% कम होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये है कि इफ सोनू स्कोर्ड 30% more than Monu scored, then Monu scored is how much less percent than सुन। बनाए बच्चा इस क्वेश्चन को और बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। थ्री 300 अपॉन में 30, ठीक है। चलिए चेक कर लिया जाए। देखो अगर मैं बोलूं सोनू का मार्क्स 30% ज्यादा है मोनू के मार्क्स से, तो बच्चा हम क्या करेंगे, मोनू को एज्यूम कर लेंगे 100, तो सोनू कितना हो जाएगा 130। अब बोल रहा है कितना लेस है, तो भैया 30 का डिफरेंस आएगा, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे 130 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर 300 बटा में 13 आएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 13 दूनी 26, 4 जीरो, 13 तिया 39, 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पी सैलरी is 40% of Q salary and Q salary is 25% of R salary. What percentage of R salary is A salary? ठीक है। और इसके लिए ऑप्शन मैंने आपको दिया है 5%, 10%, 15% और 20%। तो गाइस जल्दी सा बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। 10%, बहुत सही। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो हमें ये देखना है कि ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई।
पी की सैलरी क्यू पे डिपेंड कर रही है और क्यू की सैलरी आर पे डिपेंड कर रही है। तो भाई हम आर को मान लेंगे 100। 25% ऑफ आर सैलरी इज क्यू सैलरी, तो 25% मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी 25, और क्यू का 40% पी है, तो पी कितना हो जाएगा, इसका 40% निकाल लो। तो भैया इसका 40% निकालोगे आप, ठीक है, तो कितना आएगा, 25 का 40% निकाल लो, तो 0 से 0, ये 5, ये 2, ये 5, ये 10% होगा। ठीक है, हमने इस प्रकार निकाल लिया। अब बोल रहा है आर के रिस्पेक्ट में ए की सैलरी, तो 10/100 गुना में 100, तो आंसर आपका 10% होगा। क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना था कि हम किसके रिलेटिव देख सके, किसके रिलेटिव हम उसको देख सके। तो भाई हमें समझ में आया कि पी क्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है और क्यू आर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, अ बैट्समैन scored 110 runs which included three boundaries, which included three boundaries and 8 sixes। बाउंड्रीज का मतलब समझिएगा 4 रन होता है। ठीक है, अगर आप लोग मैच नहीं देखते होंगे इसलिए मैंने बता दिया। what percent of his total what percent of his total score did he make by running between the wickets, between the wickets। ठीक है, और ऑप्शन है आपके पास 45%, 45 होल 5/11%, 54 6/11% और 55%। तो गाइस जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। एक कोई बैट्समैन है, उसने एक इनिंग में 110 स्कोर किया है, उसमें अलग अलग बाउंड्रीज और उसके रन्स दिए हुए थे आपको। उसके आगे आपको बताना है कि उसने दौड़ के कितना परसेंट स्कोर किया अपने टोटल स्कोर का। फोर्टी फाइव होल, कैलकुलेशन चेक करना बच्चा, स्प्रिया कैलकुलेशन चेक करो। 45 होल 4/11 होगा या 5/11 होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल था। 110 रन है तो 110 रन तो रख लीजिए। ठीक है, उसने ये कहा है कि आपको सिर्फ रन दौड़ने वाले रन बताने हैं जो उसने दौड़ के बनाया होगा। तो 4 बाउंड्री का मत सॉरी 3 बाउंड्री का मतलब 12 रन और 8 छक्के का मतलब 48 रन, माइनस कर दीजिए 60 वैल्यू आएगी। 60 वैल्यू आए भैया तो दौड़ के कितना लिया 50 बटा में कितना 110 मल्टीप्लाई बाई कितना 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, कुछ नहीं कट रहा है। 500 बटा में 11 कन्वर्ट कर लीजिए, 11 चौक 44। ठीक है, 6 0 11 बचे 55 और 5 बचेगा, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अपन नए कॉन्सेप्ट के ऊपर। अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज बोल सकते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहां पे आप एक मतलब समझेंगे सबसे पहले कि ये सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव। देखिए, अगर जैसे कि आप कहीं शॉप में जा रहे हो और सपोज करो कि आपने कोई भी एक गिफ्ट परचेज किया, पहले मतलब मैं समझा रहा हूँ समझना। कोई भी आपने गिफ्ट परचेज किया किसी को देने के लिए और उसकी कीमत मान लीजिए 200 रुपए।
ठीक है, उस पे प्रिंटेड 200 रुपए है। आपने दुकानदार को बोला कि भैया मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, हाउ मच यू गिव अ डिस्काउंट, तो उसने बोला कि सर मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, 20% डिस्काउंट देने का मतलब ये था कि ये आपको 40 रुपए इसमें से कम करके 160 रुपए में दे रहा था। फिर भी आपने ये कहा कि नहीं नहीं ये कुछ महंगा है, मुझे और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है सर, मैं आप क्योंकि आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, आप रेगुलर आते हैं, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट और देता हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो दुकानदार ने आपको पहले 20% का डिस्काउंट दिया, बाद में 10% का डिस्काउंट दिया। पहले 20% का डिस्काउंट दिया, बाद में 10% का डिस्काउंट दिया। गलती से ये मत सोच लेना कि उसने टोटल 30% का डिस्काउंट दिया है, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत बात है। 20% का डिस्काउंट दिया, फिर बाद में आपको इसके बाद आपको अगर 10% का डिस्काउंट देता है और आपको लगता है कि उसने 30% का डिस्काउंट दिया, तो ये बात गलत है। कैसे गलत है वो समझना। अगर तुम 200 का 30% डिस्काउंट निकालोगे तो इसका मतलब तुम्हें सामने वाले को 140 रुपया पे करना होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें पे करना कितना है, देखो पहली बात तो तुमने पहले तुम उसने 20% का डिस्काउंट दिया, उसने जैसे ही 20% का डिस्काउंट दिया तुम्हारी अमाउंट कितना हो गया, 160 रुपया। अब वापस से तुम्हारे बोलने पे रिक्वेस्ट करने पे उसने 10% का और डिस्काउंट दिया, तो जैसे ही तुमने उसको रिक्वेस्ट किया कि सर 10% का और डिस्काउंट दो, वो इसका 10% छोड़ेगा, मतलब कि 16 रुपए इसमें से माइनस करो, तो इट मीन्स कि वो अमाउंट कितना होता है, 144 होता है। वो अमाउंट कितना होता है, 144 होता है। तो बेटा ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि डायरेक्टली जोड़ा नहीं जाता है, डायरेक्टली जोड़ा नहीं जाता है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं अभी उसका फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं, सॉरी इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐड आप नहीं करेंगे। अब बात आती है सर हम इसको बनाएंगे कैसे। तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है ना, टू डिफरेंट वेज से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। सबसे पहले तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज इफेक्टिव परसेंट। दैट इज व्हाट, दैट इज इफेक्टिव परसेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी क्या है, तो आपको ये समझना है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी डाटा ले लेते, मान लीजिए हमने कहा कि पहला जो डिस्काउंट दिया गया था, फर्स्ट डिस्काउंट जो आपको दिया गया था, वो मान लीजिए आपको 20% का दिया गया था, और सेकंड डिस्काउंट जो आपको दिया गया था वो आपको 10% का दिया गया था। तो भैया बताओ एक्चुअल में आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, एक्चुअल में कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। तो भाई मेरे देखो, डिस्काउंट देने का मतलब होता है रेट का डाउन होना, रेट का डाउन होना मतलब कि माइनस साइन आएगा। तो आप इसमें से इसको अगर ए मानोगे तो ये भी हो जाएगा, इसको बी ए मानोगे तो ये भी हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि रेट डाउन हो रहा है तो हम लिखेंगे -20 और -10। हाँ, रेट इंक्रीज हो रहा होता तो यहाँ पे प्लस का साइन होता। ठीक है, ये मैं बराबर कर दूं, ये कंफ्यूज मत होना कि माइनस लगा हुआ था। ठीक है, डिस्काउंट हुआ इसलिए -20 और -10। यहाँ पे ए इंटू बी लिखा है, ए इंटू बी का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई कर लो 200 बटा में 100। भाई इसको सॉल्व करो, -30, इसको सॉल्व करो +2, यू गॉट -28। -28 आने का मतलब ये है बच्चा कि आपको 28% का डिस्काउंट मिला है। आपको क्या मिला है, 28% का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब आप पे कितना करोगे, आप पे करोगे 72%। 72% कैसे निकाला, अपन ने इस वैल्यू को 100 से माइनस कर दिया, तो यू गॉट कि हमें कितना पे करना था। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिला है, 28%, ना कि 30%। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है वर्बल वे। वर्बल आप इसको सॉल्व कर सकते थे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। जैसे मान लो कि कोई भी इंसान के पास, आप किसी भी चीज को स्टार्टिंग में 100 एज्यूम करोगे, किसी इंसान के पास मान लो 100 रुपए है, उसको 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20 का 100, सॉरी 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। इसको माइनस कर लो तो कितना हो गया, 80। 80 का 10%, 80 का 10% कहने का मतलब 8, माइनस कर लो 72%।
तो भैया यही अमाउंट तुम्हें पे यहाँ भी करना था, यही अमाउंट तुम्हें पे यहाँ भी करना है। तो दोनों तरीके हैं। जनरली हम एग्जाम में सजेस्ट करते हैं बच्चों को इफेक्टिव परसेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर ले, क्योंकि वर्बल वाले तरीके में कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मान लीजिए डाटा आपका 18%, 17%, 16%, 28% ऐसा कुछ रहा, तो वर्बली सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो देन वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव परसेंट। ठीक है, वो ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि अ नंबर is increased by 20% and then and then increased number increased number is is decreased by 10% by 10%, तो then net इंक्रीज और डिक्रीज। बताएं बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर कोई नंबर पहले 20% बढ़ता है और बढ़ा हुआ नंबर 10% कम हो जाता है, तो एक्चुअल में कितना चेंज आएगा। 8% इंक्रीज या डिक्रीज। आई एन लिख लीजिए इंक्रीज के लिए और डी लिख लीजिए डिक्रीज के लिए। आईएनसी बहुत अच्छा, इंक्रीज करेगा। भाई कैसे सॉल्व किया अपन ने, इंक्रीज हुआ मतलब प्लस साइन 20, डिक्रीज हुआ मतलब माइनस साइन 10। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 बटा में 100, ये कट गया, इसकी वैल्यू 2 होगी। ये 10 माइनस 2 मतलब आपका आंसर 8% आएगा। प्लस में आने का मतलब था ये इंक्रीज किया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने ये कहा, अब मैं पूरा ना लिख के आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि चलो लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने कहा अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड फर्दर इंक्रीज नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो भैया नेट इफेक्ट बताओ क्या आएगा, नेट इफेक्ट क्या आएगा। बत्तीस परसेंट इंक्रीज करेगा। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है ना, बहुत सही। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर मैं इसका पैटर्न चेंज करूंगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि किसी भी क्लॉथ का, मान लीजिए किसी भी क्लॉथ का जो प्राइस है, ठीक है, किसी भी क्लॉथ का जो प्राइस है, ठीक है, वो डिक्रीज करता है 25%, वो डिक्रीज करता है 25%, और फर्दर वो इंक्रीज करता है 20%। तो बताए कि नेट इफेक्ट कितना आएगा। नेट इफेक्ट क्या आएगा। 0%, 0%। एक बार अच्छे से चेक कर लो भैया मेरे, 0% तो होना नहीं चाहिए। 10% डिक्रीज करेगा, राइट। 10% डिक्रीज करेगा। देखो पहले 25% डाउन हुआ है मतलब -25, इंक्रीज किया +20, माइनस प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 500 बटा में 100, इसकी वैल्यू -5, अगले वाले की वैल्यू -5। आंसर माइनस में आने का मतलब डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है ना, चलिए अब एक बात दिमाग में और आता है कि क्या हमेशा हमारे पास दो ही टर्म होंगे। अगर 3 टर्म हो गया तो क्या करेंगे। तो बेटा अगर 3 टर्म हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, सपोज कीजिए कि किसी भी सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 2000 से लेके 2001 के बीच में मान लीजिए 10% बढ़ा। ठीक है, ये बढ़ा है। फिर 2001 से लेके 2002 के बीच में मान लेते हैं 15% बढ़ा है।
और फिर मैंने कहा 2002 से लेके 2003 के बीच में ये 10% घटा है। ठीक है, तो बताओ एक्चुअल में अभी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो अब आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि भाई 2 था तो सर ने फॉर्मूला लिखा था, 2 के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, और 3 है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी अपॉन में 1000। ऐसा कुछ लिखने का ना सोचे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आप किसी 2 का इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा उसको तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू निकाला, तो दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 100। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, तो मतलब 26.5। ठीक है, अब ये 10% घटा है, तो 26.5 माइनस 10, इनका मल्टीप्लीकेशन 265 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू 16.5 और ये वैल्यू 2.65। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 13 पॉइंट आपको 95। ठीक है, 13.95 आंसर प्लस में आने का मतलब है कि भैया ये वैल्यू बढ़ रही होगी। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा फटाफट थंब का साइन लगा दीजिए। चल, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्कूल में, कोई भी स्कूल लेते हैं, उस स्कूल में 2020 से लेके 2023 तक ये ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनके स्कूल में, ठीक है ना, हर साल ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट पहले इंक्रीज होता है और देन डिक्रीज होता है। पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, कितना, तो 10%। तो जरा मुझे बताओ कि 2023 में नेट कितना चेंजिंग आएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लो क्या है। क्वेश्चन ये है कि 2020 से 2023 हर एक साल ऑल्टरनेटली देखा गया है कि पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, और हर साल 10% ही इंक्रीज भी करता है और 10% डिक्रीज भी करता है। तो भाई मेरे ये बताना है आपको कि टोटल नेट इफेक्ट कितना होगा। 8.9% इंक्रीज करेगा। बहुत सही। देखो, अब हमें पता कर रहे हैं कि ये 10 लिखना कितनी बार है अपन को, बस ये पहले बहुत अच्छे से क्लियरली पता कर लेना है। तो भाई आप देखो, 2020 से 21 एक साल, 21 से 22 दूसरा साल, और 22 से 23 तीसरा साल। तो पहले साल में 10% इंक्रीज हुआ, फिर 10% डिक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, यही चल रहा है। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए कि पहले इंक्रीज वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो इंक्रीज वाला सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 100 अपॉन में 100, तो वैल्यू कितनी हो जाती है 21। और एक डिक्रीज वाला है तो डिक्रीज वाला सॉल्व कर लेते हैं, -10 कर लेते हैं और -210 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कीजिए 11, इसको सॉल्व करेंगे 8.1, सॉरी 2.1, 2.1 आगे सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 8.9। प्लस में मिलने का मतलब ये है कि आपका डाटा इंक्रीज हो रहा है, आपका डाटा क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आपको पॉपुलेशन बेस्ड भी आते हैं। ठीक है, जैसा अभी क्लास के स्ट्रेंथ पे था, ऐसे क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन बेस्ड भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी चीज के प्राइस के ऊपर बेस्ड आ सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपको ये बोल दें कि फाइंड द इक्विवेलेंट, देखिए सक्सेसिव का दूसरा नाम इक्विवेलेंट भी होता है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द इक्विवेलेंट या सक्सेसिव लिख लीजिए, सक्सेसिव है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, फटाफट मुझे इसे सॉल्व करके बता दीजिए, 10%, 15% और 20%, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? थर्टी 38.8% डिक्रीज करेगा। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 48.8 आ गया तो कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गया आंसर में। ये रेगुलर नंबर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -10 -20 मतलब +200 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू -30, इसकी वैल्यू 2 मतलब कि -28, इन दोनों का हो गया। अब बचा ये 15, तो -28 और -15 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +420 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 38 और 43, और इसको ये माइनस में, और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4.2। ठीक है भैया, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो आएगा 38.8 आएगा। तो बेटा इस प्रिया कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं ना कहीं गलती हुई है कैलकुलेशन में। ठीक है, या तो आपने ऐड कर दिया, ऐड भी करोगे तो आंसर नहीं आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है आपका। चलिए, यहाँ पे आके हमारा सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको इस पैटर्न पे मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मैं एकदम आपके घरेलू लाइफ से इसको थोड़ा रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको बहुत ही आसानी में समझ में आ जाएगा। फिर अपन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखो, फर्स्ट केस में तो हम ये मान लेते हैं, केस फर्स्ट में तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको कांस्टेंट मान लेते हो तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर प्राइस की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, या प्राइस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी।
ठीक है, इस चीज का एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए, आपको मम्मा ने कहा कि बेटा 10 रुपए पर केजी के हिसाब से मान लेते हैं कि आप राइस ले आइए। क्या ले आइए? राइस ले आइए 10 रुपए पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो बेटा उस कंडीशन में आप 10 केजी लाओगे। अचानक ऐसा हुआ कि रेट उसका डाउन हो गया, प्राइस और डाउन हो गया है। ठीक है, तो पहले हम प्राइस डाउन की मान लीजिए मैंने 5 रुपए पर केजी अब उसका प्राइस हो गया, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 100 रुपए में आपको कितना मिलेगा? 20 केजी मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि आपने एक्सपेंडिचर को रखा कांस्टेंट, अभी भी 100 रुपए का सामान ला रहे हैं। जैसे ही आपकी प्राइस वैल्यू डाउन हुई, आपका क्वांटिटी बढ़ गया, जो कि मैंने यहाँ समझाया था कि अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाता है। सिमिलरली बेटा अगर हम ऐसा बोलते कि अब रेट 20 रुपए हो गया है, 20 रुपए पर केजी हो गया, तो आप ऑब्जर्व करोगे आप मात्र 5 केजी सामान खरीदोगे। यानी कि बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप ये बस ध्यान रखिएगा कि आपका एक्सपेंडिचर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। एक्सपेंडिचर को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लूं, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे चलते। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये कहा कि किसी भी चीज का, कोई भी आइटम ले लीजिए, किसी भी आइटम का, ठीक है, जो प्राइस है वो 10% डिक्रीज हो गया है। जो 10% क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। किसी भी आइटम का 10% रेट क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। और उनके घर वालों का कहना ये है कि हम अपने एक्सपेंडिचर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं करेंगे। मतलब एक्सपेंडिचर क्या है उसका? नो चेंज है। हम किसी भी प्रकार के एक्सपेंडिचर में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताएं कंजम्पशन जो है वो कितना बढ़ेगा। ऑब्वियसली वाली बात है कि भाई मेरे, अगर आप अपना खर्चा सीमित रखे हो और महंगाई कम हो गई है तो सामान घर में ज्यादा आएगा। सामान घर में ज्यादा आएगा तो मतलब कंजम्पशन आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बरखुरदार आप सोचो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना होगा? 100। 10% डिक्रीज हुआ मतलब अब खर्चा कितने का हो गया आपका? 90 का हो जाना चाहिए। मतलब कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी चीज का पहले प्राइस कितना था? 100 रुपया था। अब कितना प्राइस हो गया उसका? 90 रुपया हो गया। तो भाई मेरे क्वांटिटी में चेंजिंग क्या आएगी? तो इनका पहले डिफरेंस निकाल लो, तो 10। क्वांटिटी बढ़ेगी कौन से प्राइस के कारण? इस प्राइस के कारण, क्योंकि नया रेट तो ये है। तो भैया अपॉन में 90 मल्टीप्लाई बाय क्या? 100। तो आंसर कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 9। इसका मतलब क्या? 11 होल 1 अपॉन में 9%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 होल 1 अपॉन में 9%। तो ये बेटा एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक्सपेंडिचर हमारा क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा, वो भी समझा रहा हूं। दूसरा कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं होगा, जिसमें आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि शुरुआत में तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल इनिशियल लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। इनिशियल कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हम उसको 100 मानते हैं। तो भैया हमारा जो प्राइस होगा वो भी 100 होगा, दोनों तो सेम होगा। फाइनल में मान लीजिए एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, या पहले प्राइस की बात कर लेंगे। प्राइस जो है वो मान लीजिए 40% बढ़ गया, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 140। मैंने कहा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, मैंने कहा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, पर वो उतना नहीं बढ़ाएगा जितना एक्चुअल रेट बढ़ा है। सपोज कीजिए न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 120 रुपया। तो भैया अभी भी तो आपकी क्वांटिटी या जिसको हम कंजम्पशन बोलेंगे वो डाउन होगा। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, आपको पहले से पता था पेट्रोल पंप जाने से कि भाई 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, आप 100 रुपया लेके गए। वहां जाने के बाद पता चला कि 140 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। आपने पॉकेट चेक किया और आपको दिखा कि मेरे पॉकेट में 20 रुपए और है। तो भाई अब हम सोचे कि चलो 100 रुपए के अच्छा हम 120 रुपए का पेट्रोल ले लें। आपने अपना आपने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, पर
140 रुपए तो नहीं किया हमने, अभी भी कम रखा है एक्सपेंडिचर, तो इस कारण से आपका जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, डाउन करना पड़ेगा। तो भैया ये था कॉन्सेप्ट। अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व कर लो, डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का आएगा। नया प्राइस कितना है, 140 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी 100/7 हो गई है परसेंट में। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बेटा, आपके समक्ष क्वेश्चन में रख रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हैज increased by 60% by what percent must a consumer reduce the consumption of the of the commodity so as not to increase the expenditure। अब इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या देखना है, आप एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना है नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर का मतलब भैया आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अब जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है मतलब ये फर्स्ट वाला केस होगा, ठीक है। प्राइस कितना बढ़ाया गया है, इंक्रीज हुआ है 60%। तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ कंजम्पशन कितना डाउन करना पड़ेगा। अगर प्राइस 60% इंक्रीज हुआ है तो कंजम्पशन कितना डाउन करना पड़ेगा। थ्री 300/8, बहुत सही। कम से कम इतना तो मिनिमाइज कर लिया था बच्चा कि वो आपका एक बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो जाए। अगर आप अभी भी इसको रिड्यूस करेंगे तो यू गॉट कितना, 75/2, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो 37.5% होना चाहिए। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा भाई, 60% इंक्रीज हुआ तो मतलब पहले 100 था, अब 160 हो गया, तो डिफरेंस कितने का है, 60 का। कंजम्पशन घटाना किस रेट के कारण है, इस रेट के कारण, तो मतलब 160 बटा में कितना, 100। काट कर लो, ये 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12.5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर होगा 37.5%। चलो अब मैं आपको छोटे छोटे डाटास देते जाता हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, टाइम अपना बर्बाद नहीं करना अपन को। मान लीजिए शुगर का 25% प्राइस बढ़ाया गया है, तो बताओ कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, ये बढ़ाया गया है तो बताओ कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, जल्दी सा बता दो। ट्वेंटी परसेंट, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि जो शुगर का प्राइस है वो 20% बढ़ाया गया है, तो बताओ कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा। 16.66%, बहुत सही। चलिए
अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं और मैं समझाऊंगा नहीं, उस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, द प्राइस ऑफ commodity rises from ₹6 per kg to ₹7.50 per kg. If the expenditure cannot increases the percentage of reduction in consumption. जल्दी से बना लें इस क्वेश्चन को, मैंने बस स्टेटमेंट लिखा है ताकि इस पर आप खुद सोचें कि आपको क्या कंटेंट निकालना होता है। 20%। ओके, जिनका बन जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैं आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूं उस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएं। फर्स्ट का आंसर आप लोगों का बहुत सही है, 20% होगा, बहुत अच्छी बात है। ट्वेंटी 25%, बहुत अच्छी बात है। देखो अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है, आप समझ चुके हैं कि हमें कॉन्सेप्ट फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखो जो मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लिख देता हूँ, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर आपका 20% होगा और इसका आंसर आपका 25% होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए पहले मुझे ये बता दो, यहाँ पे क्लियर है ना, डाउट है तो मैं बना देता हूँ, ये बता दो। अगर आपसे नहीं बना हो तो मैं बता देता हूँ, मुझे बनाने की अगर जरूरत है तो आप बता दें कि हाँ सर आपको बनाना है, आप बना दीजिए। और अदरवाइज नहीं तो भाई एक थंब का साइन लगा दो, अपना काम हो जाएगा। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन होता है आपका, बोल सकते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके ड्रॉप और इंक्रीज पे आएंगे, ठीक है। इसका एक पोर्शन अभी बचा है, ध्यान रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट का एक पोर्शन अभी और बचा है, जिसको हम आने वाले क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और गाइज यहां तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। आने वाले क्लास में, और मुझे ऐसा मोस्ट प्रॉब्लम पूरा चांस है कि कल की क्लास में अपना परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और
एक बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में ही सब कुछ अपना था, प्रॉफिट लॉस ज्यादा डीपली नहीं जा पाएगा और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता हमारे लिए, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।